हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा कुमारी एग्ज़ाम वॉरियर्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जेपीएससी एग्ज़ाम को देखते हुए मैं आप लोगों के साथ आज एसपीटी एक्ट 1949 को डिस्कस करूँगी। इससे 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, तो इस वीडियो में मैंने सारे पॉइंट्स को इंक्लूड किया है। आप लोग लास्ट तक देखिए और एंड में हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को भी लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैंने इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेकर के सभी चैप्टर्स और सेक्शंस जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए उसको इंक्लूड किया है, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एसपीटी एक्ट 1949, ये फुल फॉर्म संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1949, हिंदी में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम। संथाल परगना जिले का निर्माण 1855 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1855 में। इसके अंतर्गत भागलपुर एवं वीरभूम का हिस्सा सम्मिलित किया गया था। तो यह जो संथाल परगना क्षेत्र है, इसका पुराना नाम जंगलत्री ट्रैक था और दामिनी कोह भी था। प्राचीनतम नाम इसका रहा नरीखंड। इस क्षेत्र के जो मूल निवासी थे वे पहड़िया या सौरिया पहरिया माल पहरिया लोग थे। आगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम लोग जान लेते हैं। पलासी का युद्ध हुआ था भारत में 1757 में। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। इन युद्धों में अंग्रेज़ों को जीत मिली और इससे क्या हुआ कि अंग्रेज़ों के अधिकार में पूरी तरह से भारत आ गया। तो 1765 में एक संधि हुई थी, इलाहाबाद संधि। किनके बीच? तो मुगल शासक शाह आलम द्वितीय और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनके तरफ से रॉबर्ट क्लाइव संधि हुआ। तो अब क्या हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया। दीवानी अधिकार यानी राइट टू कलेक्ट टैक्स, ठीक है। तो फिर झारखंड में जो अंग्रेज़ों का प्रवेश कब हुआ? 1767 में। कब प्रवेश हुआ? तो 1767 में। अभी झारखंड में अंग्रेज आकर जंगल साफ करने लगे, ठीक है। अंग्रेज़ों ने इस क्षेत्र में मजदूरी काम के लिए संथाली लोगों को बसाने लगे, ठीक है। तो ये जो संथाल परगना एरिया है वहाँ असल में संथाली लोग नहीं रहते थे, वहाँ के मूल निवासी थे पहाड़िया लोग। तो अंग्रेज लोग आ करके यहाँ जंगल साफ किए और यहाँ पे संथाली लोगों को बसाने लगे। इस कारण पहाड़िया लोगों ने विद्रोह किया। तो पहाड़िया विद्रोह हुआ था 1772 से 1782 तक चला, जिनकी एक हेड थी रानी सर्वेश्वरी वो भी शामिल थी। 1781 से 82 इनका विद्रोह हुआ। ये सुल्तानाबाद महेशपुर राज्य की रानी थी। तो इन्होंने कंपनी शासन के विरुद्ध में किया था प्रोटेस्ट। कारण क्या था? अंग्रेज़ों ने सभी पहाड़िया की ज़मीन को दामिनी कोह में कन्वर्ट कर दिया। दामिनी कोह यानी संथाली लोगों को देने लगे थे, जिनका रिज़ल्ट ये हुआ कि भागलपुर के जो जिलाधीश क्लीवलैंड है उनके सुझाव पर रानी सर्वेश्वरी की ज़मींदारी छीन ली गई थी, क्योंकि उन्होंने प्रोटेस्ट किया। तो रानी सर्वेश्वरी को भागलपुर जेल में रखा गया था और जहां पर उनकी मृत्यु हो गई 1807 में। आगे अंग्रेज लोग तो अब पहाड़िया लोग का तो विरोध हुआ, संथाली लोग यहाँ बसे, लेकिन अंग्रेज लोग अब संथाली लोगों पर भी अत्याचार करने लगे। तो पहाड़ियों लोगों को अधिक सुविधा देने लगे अब। तो इससे क्या हुआ कि अब संथाली लोगों का विद्रोह भड़क उठा। तो पहला संथाली विद्रोह जो हुआ था वो पहला विद्रोह हुआ था तिलका आंदोलन 1784 से 85। तो संथाल समुदाय के वीर सरदार तिलका मांझी ने विद्रोह किया।
तिलका मांझी को इस कारण भागलपुर में बरगद के पेड़ में फांसी दे दी गई और अभी भी इसे बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से वह स्थल जाना जाता है। तो ये जो थे प्रथम जनजाति हुए जो शहीद हुए, कौन? तिलका मांझी। ठीक है। अभी संथाल विद्रोह हुआ 1855-56 में सिद्धू कान्हू चांद भैरव के नेतृत्व में। इसमें 30,000 से करीब लोग मर गए। तो संथाल रिवॉल्ट का क्या परिणाम हुआ? तो अंग्रेज लोगों को भी समझ में आ गया इन लोग के रिवॉल्ट के बारे में। तो अभी क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने 1855 में संथाल परगना क्षेत्र का निर्माण किया। 1855 में अधिनियम संख्या 37 एक्ट नंबर 37 के द्वारा भागलपुर और वीरभूम के कुछ क्षेत्र को मिलाकर संथाल परगना डिवीज़न बनाया गया। 1856 में संथाल पुलिस नियमावली 1856 यानी संथाल पुलिस रूल्स 1856 बनाया गया। और कौन से कमिश्नर के द्वारा? तो जॉर्ज यूले। इस कारण इस नियम को यूल रूल कहा जाता है। यूल रूल किस नियम को कहा जाता है? तो यही संथाल पुलिस रूल्स 1856, याद रखेंगे। उद्देश्य क्या था? तो शासक एवं जनता के बीच में सीधा संपर्क स्थापित करना। तो पुलिस सिस्टम लागू नहीं होगा, संथालों का मांझी परगना सिस्टम लागू होगा। ये भी इसमें यूल सिस्टम में था। 1872 में क्या हुआ? संथाल परगना बंदोबस्त विनिमय, संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन 1872 हुआ। तो गवर्नर जनरल इन काउंसिल के द्वारा ये पारित हुआ था। ठीक है, संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन। अभी इसमें संथाल परगना के काश्तकारों से संबंधित यह पहला कानून था। ठीक है, याद रखेंगे पहला कानून कौन था? तो संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन 1872। आगे तो हो गया। 1886 में क्या आया? तो संथाल परगना लगान विनिमय रेंट रेगुलेशन। तो इसमें क्या था? ये अधिक से अधिक राजस्व प्राप्ति के लिए। तो इसमें अगर कोई काश्तकार वक्त पर लगान अदा नहीं कर सकता तो ज़मींदार उस काश्तकार की ज़मीन वापस लेकर दूसरे को दे सकता था। तो ये चीज़ आया 1886 में। तो ये सब कारण से संथाली काश्तकारों का ज़मीन बंगाली ज़मींदार सूदखोर महाजन को ट्रांसफ़र होने लग गया। 1907 में संथाल परगना लगान संशोधन विनिमय 1907 पारित हुआ। तो ये सारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स रहा। अभी एसपीटी एक्ट 1949 को देखते हैं। सर्वे कराया गया। ह्यूज मैकपर्सन जो थे उन्होंने 1905 में रिपोर्ट प्रकाशित किया। जेएफ गेंजर, इन नामों को याद रखेंगे। रिपोर्ट किसने प्रकाशित किया? तो ह्यूज मैकपर्सन। जेएफ गेंजर ने 1935 में रिपोर्ट पेश किया और मैकपर्सन रिपोर्ट में सुधार किया। इसी ऊपर वाले मैकपर्सन रिपोर्ट में सुधार किया। तो 1932 में खतियान जो है, 1932 का जो खतियान का जो इशू अब हम लोग सुनते हैं वह जेएफ गेंजर रिपोर्ट पर ही आधारित है। अभी 1936 में बिहार जो है उड़ीसा से अलग हो गया, मतलब कि बिहार और उड़ीसा अलग अलग हो गया। ठीक है। अभी 1937 में बिहार सरकार ने संथाल परगना जांच समिति, संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी 1937 गठित किया। तो इन सभी डेट्स को और जो भी कमिटीज़ वगैरह है सारे को हम लोग को ध्यान में रखना है। संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी 1937। इस समिति के सिफारिश पर एसपीटी एक्ट 1949 लागू हुआ। तो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि एसपीटी एक्ट लागू कैसे हुआ? तो संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी 1937 इसके सब सिफारिश पर अभी संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1949 जो है ये बिहार अधिनियम संख्या 14, ठीक है, भी इसका नाम हो गया। ठीक है, बिहार अधिनियम संख्या 14
हो गया। अभी SPT एक्ट, इसमें 9 चैप्टर्स है, 72 धाराएं हैं और 2 अनुसूचियां हैं। इन सबको हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो चैप्टर नंबर 1, इसमें सेक्शन जो धारा है 1 से लेकर के 4 तक है, इसमें प्रीलिमिनरी यानी प्रारंभिकी के बारे में है। सेक्शन 1 में है नाम और विस्तार के बारे में। तो नाम तो पता ही है, SPT एक्ट 1949। विस्तार कहाँ होगा? तो विस्तार होगा संथाल परगना के 6 जिलों में। कहाँ कहाँ? देवघर, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा। तो टू बी रिमेम्बर्ड कहाँ कहाँ? 6 जिलों में, संथाल परगना के 6 जिलों में, देवघर, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा। सेक्शन 2 क्या बताता है कि इस 6 जिलों के किस किस स्थान पर SPT लागू होगा, यानी कि सभी एरियाज़ में लागू नहीं है, ठीक है। सभी एरियाज SPT के अंडर नहीं है। सेक्शन 3 के में रिपील निरस्त के बारे में दिया गया है कि क्या क्या ऐसा प्रोविजंस है, क्या क्या कानून है जो निरस्त होंगे। सेक्शन 4 में है डेफिनेशन, कुछ कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, देखते हैं। कृषि वर्ष क्या है SPT एक्ट के अकॉर्डिंग? क्या है? फर्स्ट, तो जहाँ बंगला साल चलता है वहाँ प्रथम बैसाख से प्रारंभ होगा कृषि वर्ष। दूसरा, जहाँ फसली साल चलता है वहाँ प्रथम अश्विन से प्रारंभ होगा। और तीसरा, जहाँ कृषि परियोजना के लिए कोई अन्य वर्ष चलता है तो वही वर्ष, ठीक है। भुगुत बंधक का डेफिनेशन क्या है? रैयत ने अपने ज़मीन को बंधक बनाकर अगर कर्ज लिया हो तो जब तक वह अपना कर्ज को नहीं चुकाएगा तब तक उसको उस ज़मीन पर जो भी प्रॉफिट होगा वह प्रॉफिट उसको नहीं मिलेगा। तो मैक्सिमम वह 6 साल के लिए बंधक रख सकता है ज़मीन को। खास गांव किसको बोलते हैं? तो जहां कोई मूल रैयत और ग्राम प्रधान नहीं होता है उसको खास गांव कहते हैं। कंडीशन क्या है? अगर ग्राम प्रधान की नियुक्ति हो गई है तो गैर खास गांव बन जाएगा वो। गैर खास गांव किसको बोलते हैं? जहाँ मूल रैयत और ग्राम प्रधान होते हैं। भूस्वामी, जिसे लगान वसूली करने का अधिकार होता है उसको भूस्वामी कहते हैं। एट प्रेजेंट अभी राज्य सरकार हो गए, पहले जमींदार और घटवाल होते थे जो लगान वसूली करते थे। भूस्वामी, एक पॉइंट नोट करेंगे, भूस्वामी के डेफिनेशन में मूल रैयत और ग्राम प्रधान नहीं आते हैं। मूल रैयत और ग्राम प्रधान नहीं आते हैं, बल्कि ये तो भूधारक के डेफिनेशंस है। भूधारक में आ जाते हैं मूल रैयत और ग्राम प्रधान। रैयत क्या होता है? तो किसान जो खेती करने के लिए ज़मीन लिया हो तो उसको रैयत बोलते हैं। तो इस रैयत के बारे में अभी सेक्शन 4 के क्लाउज 13 में वर्णन किया गया है। अभी रैयत हमने जान लिया, अब टीनेंट काश्तकार किसको कहते हैं? तो सेक्शन 4 के क्लाउज 10 में जिक्र है, ध्यान रखेंगे। SPT में रैयत का जिक्र सेक्शन 4 के क्लाउज 13 में और टीनेंट का जिक्र सेक्शन 4 के क्लाउज 10 में, ठीक है। टीनेंट के क्या क्या प्रकार होते हैं? तो भूधारक यानी टेन्योर होल्डर, ग्राम प्रधान और मूल रैयत। अभी जो हम लोग देख रहे थे ना, यहाँ पे जो भूधारक और मूल रैयत के बारे में दिया गया था कुछ, कि मूल रैयत और ग्राम प्रधान होते हैं खास गांव में, वो चीज़ तो वही है। यहाँ पर भी है कि भूस्वामी के डेफिनेशन में मूल रैयत और ग्राम प्रधान नहीं आते हैं, वे भूधारक में आते हैं। तो जो भूधारक जो है रैयत, काश्तकार, तो काश्तकार के अंडर ही आते हैं भूधारक यानी टेन्योर होल्डर, ग्राम प्रधान और मूल रैयत। तो ये जो जिक्र है इस जो 3 में बटा हुआ है टेन्योर, उसका जिक्र SPT के सेक्शन 4 के क्लाउज 19 में है।
लेकिन यही डिफरेंस है, सीएनटी से डिफ्रेंशिएट करें तो सीएनटी में टीनेंट का प्रकार होता है भूधारक, रैयत और मुंडारी खूट कटीदार, ये सीएनटी में हम लोग जानेंगे। वहीं एसपीटी में क्या क्या है, तो भूधारक, ग्राम प्रधान और मूल रैयत। तो ये डिफरेंस है, डिफरेंस को भी जानना है। ठीक है, आगे चैप्टर 2 में सेक्शन 5 से 11 तक है। इसमें ग्राम प्रधान और मूल रैयत के बारे में है। सेक्शन 5 क्या कहता है, जो खास गांव है उस गांव में भी ग्राम प्रधान की नियुक्ति हो सकती है यदि जो गांव का भूस्वामी होगा उस गांव के 2/3 रैयत से स्वीकृति ले ले और फिर कमिश्नर को आवेदन करे। ठीक है, सेक्शन 6 में क्या है, गैर खास गांव में यदि ग्राम प्रधान की मृत्यु हो गई है तो भूस्वामी को 3 महीने के अंदर कमिश्नर को इन्फॉर्म करना होगा ताकि ग्राम प्रधान की नियुक्ति हो। जनरली ग्राम प्रधान का जो बेटा या बेटी संभालता है इस पद को, लेकिन बेटी का कंडीशन है कि उसी गांव में शादी हो या उसका पति घर जमाई हो। सेक्शन 7 में क्या है, तो जो ग्राम प्रधान बनेंगे उन्हें राज्य सरकार द्वारा निकाले गए कानून के अंदर ही कार्य करना होगा। ग्राम प्रधान को गवर्नमेंट के का जो भी रूल्स है उसके अंडर ही वर्क करना होगा। सेक्शन 8 में है, यदि ग्राम प्रधान का उत्तराधिकारी उसके खानदान का नहीं है तो भूस्वामी 3 महीने के अंदर उस नए ग्राम प्रधान को ग्राम का अधिकार या जो लैंड ऑफ रिकॉर्ड दे देगा। कोई दूसरा व्यक्ति अगर ग्राम प्रधान बने तो भूस्वामी का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि जो भी लैंड ऑफ रिकॉर्ड राइट्स है वो उसको दे दे नए को। सेक्शन 9 में क्या है कि ग्राम प्रधान का पद जो है वह ट्रांसफरेबल नहीं होगा। ऐसा नहीं कि अभी हम ग्राम प्रधान हैं तो अभी चाहें तो किसी और को ट्रांसफ़र कर दें, ऐसा नहीं होता है। सेक्शन 10 क्या है कि मूल रैयत से संबंधित है। कोई बंजर भूमि या जंगली क्षेत्र को जो मूल रैयत या सह रैयत द्वारा रहने लायक या खेती करने लायक बनाया गया हो तो वह ज़मीन उस रैयत की ही समझी जाएगी। तो ये मूल रैयत के बारे में है सेक्शन 10 में। तो उनका जो खेवट खतियान यानी लैंड रिकॉर्ड में जिक्र होना चाहिए तभी माना जाएगा उनको मूल रैयत का अधिकार। अभी सेक्शन 11 में क्या है, ग्राम प्रधान, मूल रैयत और रैयत पर जो भी जुर्माना होगा उसे प्रधान पुरस्कार निधि में जमा करना होगा और फिर जो कमिश्नर है वो जैसा निर्देश देगा वैसा उसका इस्तेमाल होगा राशि का। अब आते हैं चैप्टर 3 में 12 से 26 तक है। सेक्शन 12 में टाइप्स ऑफ रैयत दिया गया है। तो टाइप्स ऑफ रैयत क्या क्या है एसपीटी में, निवासी जमाबंदी रैयत, ठीक है, गैर निवासी जमाबंदी रैयत और नए रैयत। निवासी जमाबंदी किनको कहेंगे, ऐसे रैयत जिनका जिक्र रिकॉर्ड्स ऑफ राइट यानी अधिकार अभिलेख में हो और वो उसी गांव में रहते हों। गैर निवासी जमाबंदी तो ऐसे रैयत जिनका रिकॉर्ड ऑफ राइट में नाम हो पर वे उस गांव में नहीं रहते हों। नोट, मूल रैयत रैयत के डेफिनेशन में नहीं आते हैं। नए रैयत वे व्यक्ति जो नए रैयत के रूप में अभिलिखित हुए हों। अब लेकिन हम लोगों ने एसपीटी के टाइप्स ऑफ रैयत देखा, सीएनटी से अगर कंपैरिजन करें तो सीएनटी में टाइप्स ऑफ रैयत होते हैं ऑक्यूपेंसी, नॉन ऑक्यूपेंसी और मुंडारी खूट कटीदार। ये हम लोग सीएनटी में देखेंगे आगे। सेक्शन 13 क्या है, राइट्स ऑफ रैयत, रैयत का अधिकार के बारे में है कि वे अपने कृषि योग्य भूमि को गैर कृषि कार्य में इस्तेमाल नहीं कर सकता है, ये चीज़ है। 2016 में तो एसपीटी के इस सेक्शन 13 में बदलाव करने का कोशिश किया गया था कि गैर कृषि कार्य में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बिल खारिज हो गया। सेक्शन 14 में क्या है कि कमिश्नर जो है वो उपायुक्त के परमिशन के बिना किसी रैयत को उसके ज़मीन से बेदखल नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये सीएनटी के सेक्शन 68 के सिमिलर है ये वाला सेक्शन 14।
सेक्शन 15 क्या है? रैयत अपने कृषि भूमि के मिट्टी का उपयोग ईंट बनाने में कर सकता है। सेक्शन 16 क्या है? मत्स्य पालन में कृषि भूमि का यूज़। 17 में है अपनी भूमि पर वृक्ष उद्यान बांस लगा सकता है, लेकिन किसी महुआ वृक्ष को एसडीओ के अनुमति के बिना वह नहीं काट सकेगा। सेक्शन 18 में भवन निर्माण कर सकता है। सेक्शन 19 में है जोत का विभाजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ होल्डिंग्स। 20 में है रैयत के अधिकार, ट्रांसफर ऑफ राइट्स ऑफ रैयत। 21 में गैर आदिवासी रैयत द्वारा भूगतबंध या पूर्ण भोग बंधक से भूमि का ट्रांसफ़र के बारे में है। 22 में न्यास पर कृषि के लिए रैयत अस्थायी रूप से अपना क्षेत्र दे सकता है। 23 में है एक्सचेंज ऑफ रैयत लैंड में है। 23 में रैयत भूमि का विनिमय। सेक्शन 24 में रजिस्ट्री के बारे में है, ट्रांसफ़र ऑफ लैंड में है, ठीक है। 24 25-26 में क्या है? तो रैयत जोत के विक्रय, सेल या दान के ट्रांसफ़र प्रोसेस के बारे में है, ठीक है। आप लोग सारे पॉइंट्स को नोट कीजिए या रिवाइज़ करते चलिए, जल्दी में ही रिवाइज़ करना होगा। चैप्टर 4 में है सेक्शन 27 से 42 तक बंजर भूमि, इम्पॉर्टेंट है, बंजर भूमि के बारे में है चैप्टर 4। चैप्टर 5 में 43 to 52 लगान, लैंड टैक्स के बारे में है, ध्यान रखना है। चैप्टर 6 सेक्शन 53, इसमें निश्चित उद्देश्यों के लिए भूस्वामी द्वारा भूमि का अर्जन, अब ये लेकिन यूज़ में नहीं है। चैप्टर 7 इसमें वेरी इम्पॉर्टेंट न्यायिक प्रक्रिया, जुडिशियल प्रोसेस के बारे में है, 54 to 63। चैप्टर 8 परिसीमा, लिमिटेशन, 64 to 66। 9 67 to 72, इसमें दंड, नोटिस, तामिला, बकाया, ये सब आता है, ठीक है। तो टोटल 9 चैप्टर्स होते हैं एसपीटी में, उसको हमने देखा। अभी इसमें 2 अनुसूचियाँ होती हैं, उसको देख लेते हैं। तो शेड्यूल ए में क्या है? पुराने विनियमनों की निरस्त धाराओं की सूची है। जो भी पुराने विनियमन हुए उसमें जो भी निरस्त किए गए धारा है उसकी पूरी लिस्ट है अनुसूची ए में। और अनुसूची बी में है मूलवासियों, एबओरिजिनल्स के अंतर्गत आने वाले जनजातियों और जातियों की पूरी सूची है, ये शेड्यूल बी में, ठीक है। अब हम लोग पूरे एसपीटी एक्ट के हर एक पॉइंट को हमने देख लिया। अभी इससे हम लोग एमसीक्यू देखते हैं, ठीक है। तो हमारा देखिए पहला क्वेश्चन है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 निम्न में से किस जिले में लागू नहीं होता है? ऑप्शन है जामताड़ा, दुमका, देवघर, रांची, ठीक है। तो संथाल परगना डिवीज़न में है, जिसमें कि रांची तो नहीं आता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? रांची यहाँ लागू नहीं है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत कृषि वर्ष की परिभाषा क्या क्या है? तो हमने अभी देखा, क्या क्या देखिए इसमें दिया है। जहाँ बंगला साल चलता है वहाँ प्रथम बैसाख, दूसरा जहाँ फसली साल चलता है वहाँ प्रथम अश्विन, तीसरा जहाँ कृषि प्रयोजन के लिए कोई अन्य वर्ष चलता है वही वर्ष। तो क्या हो जाएगा? सभी, ऑल हो जाएगा संथाल परगना के कृषि वर्ष। तीसरा, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 5 में सेक्शन 5 के तहत किसी खास गांव, अभी हमने डिस्कस कर रहे थे ना हम लोग खास गांव के बारे में, कि ग्राम प्रधान की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, ग्रामीणों द्वारा, गांव के मतदाताओं द्वारा, जिले के उपायुक्त द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जिले के उपायुक्त द्वारा खास गांव या प्रधान की नियुक्ति होती है। आगे, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के किसी खास गांव के ग्राम प्रधान की नियुक्ति हेतु गांव के कितने रैयत की सहमति चाहिए? तो अभी हमने डिस्कस किया था कि किसी को अगर
खास गांव अगर बनाना है तो हम लोग क्या डिस्कस किए थे, आप लोग बैक जा कर के देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2/3। 2/3 रैयतों से सहमति लेना होगा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत रैयतों के वर्ग का निर्धारण है? ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था भी रैयतों के वर्ग के बारे में कि कौन कौन से रैयत होते हैं। तो उसका जिक्र कौन से सेक्शन में है, तो सेक्शन 12 में है। कौन से सेक्शन में है, सेक्शन नंबर 12 में जिक्र है रैयतों का। ओके, अभी आगे। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत किसी रैयत को अपने घरेलू या कृषि संबंधी प्रयोजनों के लिए ईंट खपड़े बनाने का अधिकार है? ठीक है, तो कौन से सेक्शन में है, याद कीजिए, हमने जस्ट डिस्कस किया, तो सेक्शन 15 में ये चीज़ है। 7th क्वेश्चन, संथाल परगना जो है अधिनियम कि किस धारा के तहत किसी रैयत को अपने निजी जोत पर वृक्ष लगाने व काटने का अधिकार है? तो ये भी हमने डिस्कस किया अभी, तो सेक्शन 17। तो जितने भी धारा को मैंने डिस्कस किया है वो सब इम्पॉर्टेंट है, उससे ही क्वेश्चन आएंगे, तो ध्यान रखना है। अभी दिया हुआ है किस धारा के तहत रैयती भूमि का विनियमन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रैयती भूमि का ट्रांसफ़र के बारे में हमने देखा, तो सेक्शन 20 में। फिर संथाल परगना जो अधिनियम है किस धारा के तहत बंजर भूमि का प्रावधान था? तो मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोला भी था, बंजर भूमि का प्रावधान सेक्शन 27 में है। ठीक है, आंसर डी। संथाल परगना जो अधिनियम है कि किस धारा जो है 33 के तहत कितने वर्षों के बंदोबस्त बंजर भूमि को आबाद नहीं किए जाने पर बंदोबस्ती रद्द हो जाता है? कितने साल तक अगर उसमें किसी भी भूमि है, लैंड में, अगर वह उसको नहीं यूज़ कर रहा है तो कैसे रद्द हो जाएगा, कितने साल में? तो रद्द होगा 5 साल तक, अगर कंटिन्यूअसली उसका यूज़ नहीं कर रहा है तो। फिर है कि किस धारा के तहत किसी पहाड़िया गांव में बंजर भूमि का बंदोबस्त गैर पहाड़िया के साथ नहीं किया जा सकता है? ठीक है, गैर पहाड़िया के साथ नहीं किया जा सकता है, तो ये चीज़ है सेक्शन नंबर 41 में दिया गया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, हमने संथाल परगना को एक्ट को जो एग्ज़ाम में आएंगे जितने भी पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स को मैंने आज आप लोगों के साथ में शेयर किया। हमने MCQ भी लगाया। अगर आप लोग इस वीडियो को अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।